हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिक लर्निंग। आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक लर्निंग में। आज हम आपके सामने आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कल ही एक न्यूज़ में अनाउंस किया है कि जो भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स होता है उसका जो प्रोसेस है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आई हैं, तो उसके बारे में आपको इनलाइटन किया जाएगा इस वीडियो में कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चेंजेस आई हैं और स्टूडेंट को अपने पार्ट पे क्या करना चाहिए अब। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रॉकी सर आपको डिटेल में वहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो वेलकम मिस्टर रॉकी सर। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो पीयू सर। हेलो। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या चेंजेस आई हैं, क्या न्यूज़ है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो हमारे पास कल से एक न्यूज़ आ रही है कि जो गवर्नमेंट है हमारी, वो एक एजेंसी सेटअप करने जा रही है। उस एजेंसी का नाम है एनआरए। ठीक है, एनआरए। ये एनआरए क्या करेगी, नेक्स्ट ईयर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी और उस एग्ज़ाम का नाम होगा सीईटी। ओके सर, ये एनआरए और सीईटी की फुल फॉर्म्स बताइए सबसे पहले हाँ, तो। एनआरए क्या है? नेशनल नेशनल रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी। ओके, तो ये कोई नई एजेंसी सेटअप की है। यस यस, अल्टीमेटली ये क्या है, जो एनआरए है ये क्या है? ये एक सोसाइटी है। ओके, तो ये गवर्नमेंट एडेड है, प्राइवेट है, क्या है ये चीज़। ये गवर्नमेंट एडेड है। गवर्नमेंट एक सोसाइटी सेटअप करने जा रही है जो क्या करेगी। ये देखो, ये वाला पॉइंट है ना जो सोसाइटी वाला, इवन कि ये स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। वो ये पूछ सकते हैं कि जो एनआरए है वो क्या है, वो कोई कंपनी है, वो कोई पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, या वो कोई सोसाइटी है। तो ऐसे ऑप्शंस देके इस तरह पूछ सकते हैं। वहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो सोसाइटी होगा। ठीक है, तो एक करंट अफेयर का पॉइंट भी आप जहाँ पे हमारा कवर हो गया। ठीक है। ठीक है, तो ये सर सीईटी ये नया एग्जाम डिजाइन किया है या फिर ये यस क्या है। यस यस, सीईटी जो है एक नया एग्जाम है, कॉमन एंट्रेंस ओके, एंट्रेंस टेस्ट। इट साउंड्स लाइक कैट, यस दैट इज यस यस कॉमन एडमिशन टेस्ट आई यस गेस। यस, ठीक है, तो बिल्कुल। वैसा ही किया है। ठीक है। जैसे आपने देखा पहले जीएसटी आया, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, उसके बाद वन नेशन वन राशन कार्ड, ऐसे ऐसे स्कीम्स लेकर आ रही है गवर्नमेंट। उसी के बेस पे है जी वन नेशन वन एग्जाम या वन टेस्ट। ठीक है, कि सबका ही कॉमन एग्जाम है। बैंक्स हैं जो, ठीक है, जो बैंक्स में हमारे एग्जाम होते थे, इंश्योरेंस कंपनीज में एग्जाम होते थे, एसएससी का एग्जाम था, रेलवे की जो भी रिक्रूटमेंट होती थी, स्टेट लेवल पे जो भी रिक्रूटमेंट होती थी, तो सबको मर्ज करके अब एक एग्जाम में उन्होंने वो कर दिया है, इसलिए उसका नाम रखा गया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो जैसे सर पहले एक आईबीपीएस करके एक एजेंसी थी, या फिर और भी बहुत सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूट थे, या फिर एसएससी की एजेंसी थी, तो वो सारी डिमोलिश हो जाएंगी या फिर वो क्या है। नहीं नहीं, देखो जो बोर्ड हैं, आईबीपीएस बोर्ड है, हाँ। ठीक है, एसएससी बोर्ड है, हम्म। रेलवे का आरआरबी बोर्ड है। तो हम्म। ये नहीं है कि ये अब खत्म हो जाएंगे, ठीक है, एग्जाम्स लेना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। अब देखो प्रोसेस होगा क्या, एनआरए को स्टैब्लिश किया जाएगा। ओके। एनआरए क्या करेगा, एक सीईटी एग्जाम कंडक्ट करेगा। सीईटी अल्टीमेटली है क्या, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके। ठीक है, हमको पता है जो भी हमारे एग्जाम्स अभी भी हो रहे हैं, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, ठीक है, सब में एक से ज़्यादा एग्जाम होते हैं। जैसे पीओ का एग्जाम है, उसमें प्री होता है, फिर क्या होता है, मेंस होता है। एसएससी में टीयर 1 होता है, फिर टीयर 2 होता है। एसएससी ऐसे ही आरआरबी में होता है, हर एग्जाम में, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एग्जाम होते हैं। तो जो भी एग्जाम में प्रीलिम्स या टीयर 1 एग्जाम होगा, उनमें वो चीज़ खत्म कर दी जाएगी। ओके, ठीक मतलब है, ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होते हैं उनको यस यस रिप्लेस कर रहा है यस यस, बेसिकली। अल्टीमेटली जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है सीईटी है, ये क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ प्री एग्जामिनेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ प्री एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सर ये कब से सेटअप होगा, मतलब ये कितना कंक्रीट प्लान है या एब्स्ट्रैक्ट है, ये लॉन्च हो गया है, कब होगा, इसके बारे में देखो, थोड़ा सा अभी तक बताइए। गवर्नमेंट ने सिर्फ इसको अप्रूव किया था, अनाउंस तो पहले कर दिया था, काफी देर पहले ये न्यूज में आ गया था। ठीक है, बिल्कुल सबको बिल्कुल। सुनने में आ रहा होगा ये। कल गवर्नमेंट ने इसको, कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। कैबिनेट की मीटिंग को हमारे मोदी साहब ने, जो पीएम मोदी हैं हमारे, उन्होंने चेयर किया था। उन्होंने इसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया है। अब ये फाइनल है कि ये सेटअप किया जाएगा। ठीक है, कुछ 1100-1200 करोड़ रुपए की इसके लिए इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट हमारी करेगी। ठीक है, तो ये सेटअप किया जाएगा। अब इतना है, उसके बाद प्रोसेस क्या है, इसके बाद इसका चेयरमैन वो अपॉइंट किया जाएगा। जो चेयरमैन है वो क्या होगा, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल का एक पर्सन होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरी होता है, उस पोस्ट के लेवल का एक पर्सन होगा, चेयरमैन सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद उस चेयरमैन के नीचे स्टाफ को अपॉइंट किया जाएगा। फिर डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज बनाई जाएंगी। वो कमेटीज डिसाइड करेंगी चीज़ों को, कैसे कैसे एग्जाम कंडक्ट करना है, क्या स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद फिर ये उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर 2021 से
इसको लागू कर दिया जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप कह रहे हो कि जो इफेक्टिव होगा वो 2021 से होगा। 2021 से मोस्ट प्रोबेबली, हो सकता है उससे लेट हो जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली 2021 से ही इफेक्टिव होना चाहिए। हाँ, तो अभी IBPS PO की जो नोटिफिकेशन आई हुई है या RRB PO की बैंक की जो नोटिफिकेशन आई है, क्लर्क की नोटिफिकेशन आई है, तो उसमें तो ये कुछ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो भी रिक्रूटमेंट चल रही है, चाहे वो IBPS PO के जैसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है, उससे पहले RRB की आई थी, या उससे पहले SBI क्लरिकल की जो रिक्रूटमेंट चल रही थी, कोविड से पहले चल रही थी वो, तो ये चीजें ऐसे ही चलेंगी। हाँ, 2020 के जो एग्जाम्स होने थे, जो अनाउंस हो चुके हैं, वो एग्जाम्स ऐसे ही होंगे, उनमें हमको कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या सर इसका कोई पैटर्न अभी तक आया है कि इसका पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा? नहीं, अभी तक इस तरह से ऐसा कुछ नहीं आया कि हाँ इसका क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन से सब्जेक्ट नहीं होंगे। तो इसमें मैं एक आपको चीज बताता हूँ। जो स्टूडेंट्स प्रेपरेशन करते हैं नॉर्मली, या तो वो बैंकिंग पे फोकस करते हैं या वो SSC पे फोकस करते हैं। ठीक है, दो तरह के हमारे पास यहाँ पे जो हैं जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो तो बैंकिंग वाला या SSC वाला। ठीक है, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है उसकी इंश्योरेंस में साथ की तैयारी हो जाती है, जो SSC की तैयारी कर रहा है उसकी रेलवे की या जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी साथ में हो जाती है। ठीक है, तो दो तरह के मॉड्यूल होते हैं। अब इसमें क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और साथ में क्या है, करंट अफेयर। हाँ, ठीक है, जिसको हम GA बोल देते हैं, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, जो भी बोल लो। ठीक है, उसमें SSC में क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और साथ में क्या है, GS, कंप्लीट GS। तो ये वाले 3 पार्ट हैं जो दोनों में सेम है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है जो दोनों में सेम है, बट लेवल का फर्क है, नो डाउट। यहाँ पे जो क्वांट है वो क्या है, अरिथमेटिक ज़्यादा आता है, यहाँ पे एडवांस लेवल आ गया, देखो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये चीज़ें। रीजनिंग यहाँ पे पजल टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और यहाँ पे नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी यहाँ पे रीडिंग वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं इसमें। ठीक है, ग्रामर बेस हो गया, एक्टिव पैसिव वगैरह, वो वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो ये वाले डिफरेंस हैं। तो ये चीज़ें अभी क्लैरिटी नहीं है कि हाँ जो हमारा ये CET होगा उसका पैटर्न इसके जैसा होगा या इसके जैसा होगा। तो सर जहाँ तक मुझे लगता है कि जो SSC और रेलवे उन्होंने रखा है, बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि SSC, रेलवे और बैंकिंग, तो जो डोमिनेट करेगा वो किसका सिलेबस डोमिनेट करेगा, SSC, रेलवे। ये जस्ट हमारा ओपिनियन है, बाकी श्योर नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है। कह तो कुछ भी नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली जो उन्होंने वहाँ पे लिखा है वो लिखा है कि हमारे जो भी सेंटर की पोस्ट है, ठीक है, सेंटर की पोस्ट है, PSUs हैं। अब PSU में सारा कुछ आ गया, बैंकिंग भी आ गई, इंश्योरेंस कंपनीज भी आ गई, FCI वगैरह जो है वो भी आ गई। लास्ट ईयर हमने देखा था कि जो FCI है, ठीक है, उनका सिलेबस भी सारा बैंकिंग वाला था। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो जो टारगेट कर रहे हैं वो किस पोस्ट को कर रहे हैं, नॉन गैजेटेड जो पोस्ट है, नॉन गैजेटेड। ठीक है, ग्रुप B और ग्रुप C, ग्रुप B एंड ग्रुप C। तो सर जैसे अभी आपने बोला कि कॉमन टेस्ट होगा, अभी जो एक बच्चा है कि जैसे हमने बोला SSC में CHSL होता है, MTS होता है, वो तो 10th और +2 के बाद होते हैं। तो जो CGL होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो फिर वो कैसे है, उनका जो कॉमन टेस्ट है वो अलग होगा या वो सेम होगा? नहीं, हमारे पास यहाँ पे 3 लेवल्स होंगे, 10th लेवल, ठीक है, +2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। तो अल्टीमेटली CET के 3 लेवल हो गए, 3 अलग अलग एग्जाम होंगे। ओके, तो CET 10th के लिए अलग होगा, हाँ, और 12th के लिए अलग से होगा, और ग्रेजुएशन के लिए अलग से होगा। और ये सर ये मतलब इसको कितनी बार दे सकते हैं, या फिर क्या क्या चीजें हैं, इसकी टाइमिंग क्या है, साल में कितनी बार दे सकते हैं? देखो, जो CET है, जैसे आपने CTET सुना होगा, UGC नेट सुना होगा, ठीक है, ये साल में 2 बार होते हैं। वैसे ही CET भी हमारा एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये भी साल में 2 टाइम्स होगा। मतलब साल में आप 2 बार इसको 2 बार दे सकते हैं। यस, ठीक है। और इसमें एक चीज क्या है कि इसके जो स्कोर होंगे, जैसे देखो इसका प्रोसेस हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। हमको इतना पता लग गया कि जो CET है ये हमारे जो भी प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं उनकी रिप्लेसमेंट है। ठीक है, CET है जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम की रिप्लेसमेंट है। अब प्रोसेस क्या है, CET कंडक्ट हो गया, CET की नोटिफिकेशन आई, ठीक है, ये नोटिस इस डेट को CET होना है, CET हो गया। CET होने के बाद NRA क्या करेगा, सभी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होंगे वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग बोर्ड्स को, SSC को, IBPS को, जो लिस्ट है वो चली जाएगी, RRB को, ठीक है, जो भी स्टेट CET को इंक्लूड करना चाहती है उसको, उसके जो मार्क्स हैं, ठीक है, उस स्टूडेंट्स की लिस्ट है वो भेज देगा। अब उसके बाद, अब मान लो SSC ने 10,000 पोस्ट निकालनी है, ठीक है, 10,000 टोटल पोस्ट निकालनी है CGL के अंदर,
तो वो सीजीएल की जो है नोटिफिकेशन रिलीज करेगा। अब स्टूडेंट को वहां पे सीजीएल का फॉर्म, जो भी एसएससी सीजीएल में जाना चाहता है वो सीजीएल का फॉर्म फिल करना होगा। और उसके बाद अब जो टीयर 1 वाला चीज है, वो टीयर 1 वाली चीज थी वो खत्म होगी, वो सीईटी ने रिप्लेस कर दी। ठीक है। हाँ, एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहले तो बोला कि यहाँ पे स्टेट, ये स्टेट के लिए है या सेंटर के लिए ये है? दोनों के लिए है। देखो सेंटर के लिए तो है ही, बिल्कुल। ठीक है। अब स्टेट की खुद की मर्जी होगी कि कोई स्टेट उसको अडॉप्ट करना चाहती है, वो चाहती है कि सीईटी के बेस पे वो उसको करे। ठीक है। अब पता ही है हमको कि हमारे सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है। अब किसी स्टेट में बीजेपी है, किसी स्टेट में बीजेपी नहीं है, तो ये थोड़ा पॉलिटिकल वाला एंगल यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। जिस स्टेट में बीजेपी होगी वो तो इस चीज को मान लेंगे, जिस स्टेट में बीजेपी नहीं होगी हो सकता है वो इससे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर दे। हाँ, हमारा ओपिनियन है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये उस वही सेम केस है जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पीएसयूज होती हैं जो गेट के स्कोर पे ही बच्चे को बिल्कुल उठा लेते हैं, तो वो सेम चीज यहाँ पे सेम चीज होगी। ठीक है, समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और सेकंड थिंग सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक बच्चा है, ठीक है, अब उसने सीजीएल फॉर्म फिल करना है, तो पहले उसको ये एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास होना पड़ेगा या फिर वो फॉर्म फिल कर सकता है? नहीं, पहले उसको सीईटी क्लियर करना पड़ेगा। मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सीईटी का एग्जाम हुआ 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 मार्क्स का एग्जाम हो गया। इसकी जो मान लो वैसे तो पता नहीं कट ऑफ होगी क्या रखेंगे, वो कोई जो भी चीज है अपनी तरफ से assumption कर रहे हैं सारी, ठीक है। मान लो इसकी जो कट ऑफ गई वो गई 40, ठीक है, इसकी जो कट ऑफ गई वो गई 40। अब एक स्टूडेंट के 41 मार्क्स हैं, अब ऑब्वियसली उसकी कट ऑफ से तो ज्यादा है, पेपर तो उसका क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसका नाम इनके पास चला जाएगा, जो भी ये एसएससी बोर्ड है, आईबीपीएस है, आरआरबी है। उसके बाद जब एसएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज करनी है, वो हो सकता है ऐसे कर दे कि जिस बच्चे की ग्रेजुएशन है प्लस सीईटी में उसके 50 मार्क्स हैं, ओके, वो अप्लाई कर सकता है। ओके, तो वो ठीक बोर्ड है, पे डिपेंड करता है। बोर्ड पे डिपेंड करता है। तो फिर सर सीईटी की ये कट ऑफ का क्या मतलब, अगर बोर्ड ने खुद ने डिसाइड करना है कि उसके इतने मार्क्स होने चाहिए? देखो, जैसे मैंने बोला कि उस बंदे के 41 मार्क्स हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट है उसके 41 मार्क्स है, 40 कट ऑफ थी। अब डिपेंड करता है कि एसएससी जो पोस्ट निकाल रहा है, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ठीक है, तो उसके लिए वो सीईटी की कट ऑफ, सीईटी के लिए ज्यादा स्कोर डिमांड कर सकता है। जैसे हमारा आरबी ग्रेड बी का एग्जाम होता है, उसमें वो क्या बोलते हैं कि थ्रू आउट 10th +2 एंड ग्रेजुएशन तीनों में उसके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। वैसी ही चीज यहाँ पे है, वो इस तरह से कोई ये नहीं है कि रखेंगे ही, जस्ट हमारी assumption है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोस्ट है तो उसके लिए ऑब्वियसली वो थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ा सकते हैं। जैसे आईबीपीएस में पीओ में हो सकता है वो, ठीक है, ज्यादा मार्क्स की डिमांड कर दे, सीईटी में जिसके 60 मार्क्स हैं, क्लरिकल के लिए वो जस्ट वो रख दे कि जिसका सीईटी पास है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो और सर मतलब जैसे हम देखते हैं कि जैसे आईएएस में हम 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं, 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं पूरी लाइफ टाइम में थ्रू, ठीक है, तो इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो सकते हैं? या फिर आपने बोला कि ये साल में 2 बार दिया जा सकता है, तो कौन से नंबर कंसीडर होंगे, बाद वाले कंसीडर होंगे, पहले वाले कंसीडर होंगे, थोड़ा सा इस पे भी बताइए। देखो, जो सीईटी है इस पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। ओके, अनलिमिटेड है। और सर एज के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। एज के लिए उन्होंने अभी तक कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। हमको इतना पता है कि 10th +2 ग्रेजुएशन 3 लेवल, ठीक है, जैसे जनरली होता ही है कि जैसे कि एमटीएस होता है या सीएचएसएल होता है, उसके लिए सीजीएल होता है, तो उसमें किया 10th वालों के लिए कई बार 24-25 लास्ट एज होती है, +2 वालों के लिए 27-28 लास्ट एज होती है, ठीक है, लास्ट एज होती है, ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए 30 और 32 होती है। तो उस तरीके से ही कुछ चीजें हमारे पास यहाँ पे हो सकती है। बट अभी तक जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई है, गवर्नमेंट का जो भी आया है अभी तक जो ठीक है, उसमें अभी तक कुछ मेंशन नहीं है कि एज क्राइटेरिया क्या होगा, मैक्सिमम एज क्या होगी, ठीक है। और सर इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपने बताया कि अनलिमिटेड है। और एक चीज और, जैसे सीईटी है, मैंने बताया कि इसके जो स्कोर्स होंगे, जैसे स्कोर देगी वो जो हमारी एजेंसी एनआरए, वो स्कोर स्टूडेंट के देगी, वो जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होंगे, ओके, ठीक है। 3 साल के लिए वैलिड होने का मीनिंग क्या है कि मैंने इस साल सीईटी दे दिया, अब सीईटी साल में 2 बार होना है। मान लो एक बार हुआ जनवरी में, ठीक है, एक बार हुआ जनवरी में, दूसरी बार 6 मंथ हो गया बाद मान लो हो गया जुलाई में, ठीक है, जनवरी में हुआ, जुलाई में हुआ। अब मैंने जैन में एग्जाम दिया, जैन में मेरे आउट ऑफ 100, मान लो 100 मार्क्स का अगर एग्जाम होता है, तो आउट ऑफ 100 मेरे मार्क्स आए, वही मान लेते हैं 41, ठीक है, 41 मार्क्स है और कट ऑफ थी 40, ठीक है। अब ये वाले 41 मार्क्स हैं जो वो 3 साल के लिए वैलिड हैं, ओके, ठीक है, 3 साल के, नेक्स्ट 3 साल के लिए मेरा जो सीईटी है वो क्लियर है।
बट मैं चाहता हूँ कि यार मेरे जो 41 मार्क्स हैं ना वो कम है, मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनमें ज़्यादा स्कोर की डिमांड की जा रही है। ठीक है, मैं उतने स्कोर यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, अगली बार जैसे जुलाई में होगा तब दे दो, फिर उससे नेक्स्ट टाइम दोबारा जनवरी में होगा तब दे दो, फिर जुलाई में होगा, मतलब 3 साल में मेरे को 6 चांस मिल गए। बिल्कुल ठीक है, 3 साल में मेरे को 6 चांस मिल गए। मान लो मैंने 6 के 6 बार एग्जाम दे दिया, तो बेस्ट ऑफ 6 जो मेरे मार्क्स होंगे ओके तो उनको कंसिडर कर लिया जाएगा। ओके, तो आप ये कहना चाहते हो कि 6 बार आप अटेम्प्ट करोगे, उसमें से जो भी बेस्ट होंगे होगा उनको आपका, कंसिडर कर लिया। यस, ठीक। और अल्टीमेटली सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप है या फिर इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, उसके नजरिए से मैं पूछना चाहता हूँ, या फिर बच्चों के लेवल पे देखा जाए कि उनके लिए क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज अगर हम है? बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज को देखें तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो हर एग्जाम के लिए अलग से प्री दो, आरआरबी आ गया प्री दो, आरआरबी क्लर्क आ गया फिर प्री दो। ठीक है, आईपीएस पीओ आ गया उसका प्री दो, आईपीएस क्लर्क आ गया उसका प्री दो, एसबीआई पीओ का प्री दो, एसबीआई क्लर्क का प्री दो, एसएससी का टियर 1 दो। ठीक है, तो सारे प्री हैं जो खत्म हो गया, और सिर्फ अब एक ही प्रीलिम्स एग्जाम हमने देना है। इतने सारे प्रीलिम्स एग्जाम को खत्म करके हमारे पास एक ही प्रीलिम्स एग्जाम है। ये एक बहुत बहुत अच्छा जो पॉइंट है। उसके बाद अब डिफरेंट डिफरेंट प्रीलिम्स एग्जाम देने हैं। ठीक है, जैसे मान लो अभी हम संगरूर में बैठे हैं, तो एक प्रीलिम्स एग्जाम हम पटियाला देने जा रहे हैं, एक बठिंडा देने जा रहे हैं, एक चंडीगढ़ देने जा रहे हैं, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट है जो वो हमारी बचेगी, बच्चे की हेडेक जो है हाँ वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। वो जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है स्टूडेंट की वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, बच गई। ठीक है, और उसके बाद जो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, जो स्टूडेंट है वो अपने अकॉर्डिंग एग्जाम को शेड्यूल कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग। मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होगा, मल्टीपल शिफ्ट्स में, तो वो अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट चूज कर सकता है जी, इस दिन मैं फ्री हूं, मैं इस दिन एग्जाम देने आ सकता हूं। ओके, तो ये कस्टमाइज्ड है, कस्टमाइज्ड है, यस। आपने कस्टमाइज कर ली इस चीज को। ठीक है, आजकल हम बहुत सारी चीजें कस्टमाइज करते हैं, हाँ। तो वैसे ही आप अपने एग्जाम को कस्टमाइज कर सकते हैं जिस हिसाब से आपका जो शेड्यूल है उस हिसाब से आप एग्जाम दे रहे हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ठीक। और उसके बाद इसका बेनिफिट क्या है, अब हर एग्जाम के अलग अलग हमको क्या करना पड़ता था कि अप्लाई करना पड़ता था। अब एक ही एग्जाम है, एक बार ही अप्लाई करना है, तो वहां पे भी हमारी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, सेव हो गई। बिल्कुल, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आपको इस क्या लगता है, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी या फिर क्या? तो ट्रांसपेरेंसी का तो हम यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते, ये चीजें हैं जो बैंकिंग में तो चलो हाँ, बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन आप होगी, देखोगे कि एसएससी के पार्ट बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं 2016 में, 2017 में, और अभी तक जो बच्चे हैं वो सफर करते हैं। अभी तक जो बच्चे 2017 में 18 में सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है, 18 तो नहीं हुआ, जो अभी सिलेक्टेड हुए हैं अभी भी वो उनको पोस्ट नहीं मिली, तो उनके लिए हो सकता है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अच्छा मिल जाए। होप लेके चलते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो जो भी इसका ठीक है आगे शेड्यूल आएगा, ठीक है, इसका जो भी पैटर्न होगा वो उसके ऑनलाइन होगा, मोस्ट प्रोबेबली पेपर ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर ही डिपेंड करती हैं वो चीज़ें। तो हाँ, उसके बाद देखो एक चीज़ और यहाँ पे मैं एडवांटेजेस में जो थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने बोला कि 1000 सेंटर्स होंगे, 1000 सेंटर्स। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो अब ये नहीं है कि संगरूर वाले बच्चे को चंडीगढ़ एग्जाम देना जाना पड़े, पटियाले देना जाना, संगरूर वाला बच्चा संगरूर में ही एग्जाम देगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होंगे। डिस्ट्रिक्ट में सपोज करो कि हम गए नहीं, इतना कोई वो रिमोट एरिया है कहीं पे जाके एग्जाम सेंटर बना हुआ है, वो बच्चों को तो सेंटर्स नहीं मिल रहा होता था, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, एक दिन पहले जाना पड़ता था। तो वो सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, आपके डिस्ट्रिक्ट में होम डिस्ट्रिक्ट में जो होगा, होम स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में आपको उनके एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये सारी अच्छी बातें हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और होगा तो कोई गवर्नमेंट है अगर कोई और कंक्रीट प्लान लेके आएगी तो उसके ऊपर हम फिर से वीडियो बनाएंगे, आपको एनलाइटन करेंगे। इसके ऊपर अगर आपको कोई डाउट है, कुछ और आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ बताना हो सकता है? हाँ, थोड़ी डिसएडवांटेज की बात भी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थोड़ी क्या क्या डिसएडवांटेजेस यहाँ पे इस चीज़ की स्टूडेंट्स को हो सकती हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले तो हो गया कंपटीशन, कंपटीशन राइज कर सकता है इससे। बिल्कुल। अब देखो, जो आपने चीज नोट की होगी, जो रेलवे के एग्जाम होते हैं, ठीक है, तकरीबन 1 करोड़ स्टूडेंट अपीयर होता है। एसएससी के एग्जाम में तकरीबन 25 to 30 लाख स्टूडेंट अपीयर होता है। बैंकिंग के एग्जाम में 10 से 15 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं। ये अलग अलग एग्जाम है तो अलग अलग बच्चा जा रहा है। अब ये सारे क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, बैंकिंग वाले बच्चे ने भी सीईटी देना है, एसएससी वाले बच्चे ने भी सीईटी देना है, और रेलवे वाले बच्चे ने भी सीईटी देना है। ठीक है, तो इससे कंपटीशन इंक्रीज होने के चांसेस हैं जो थोड़े बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, जैसे हमने कहा कि 2 तरह के मॉड्यूल होते हैं, एक तो बैंकिंग वाला और एक एसएससी वाला।
उन्हें एक बच्चा जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, हम्म, ठीक है, अब मान लो उन्होंने कुछ जो सिलेबस निकाल दिया, जो सिलेबस बनाया, इन दोनों को मर्ज करके बना दिया, ठीक है, इन दोनों को मर्ज करके बना दिया। अब बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, उसको एसएससी वाला सिलेबस भी साथ में पढ़ना पड़ेगा। जो सिर्फ और सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहा था, उसको बैंकिंग वाला सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा। ये सबके लिए अप्लाइड है, सबके लिए अप्लाइड है, क्योंकि आप देखोगे कि बैंकिंग में आप देखोगे जीएस नहीं आती, ठीक है, हाँ। उसमें साइंस नहीं आती, ठीक है, उसमें हिस्ट्री नहीं, पॉलिटी नहीं आती, उसमें करंट अफेयर्स आता है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एसएससी में आप देखोगे कि अर्थमेटिक हो गया, या फिर जो बैंकिंग की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वो हो गया, या फिर करंट अफेयर्स ज्यादा उस लेवल का, या फिर जैसे सर ने बताया रीजनिंग के जो पजल्स होते हैं, तो वो सारी जो चीजें हैं इनका लेवल जो है वो थोड़ा सा अप हो जाएगा। तो दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक है अभी तक जो हमें लग रहा है। बाकी देखते हैं कि आगे सिलेबस कैसे देखो एक होगा। चीज यहाँ पे और देखते हैं, मान लो एक स्टूडेंट है, मान लो उसकी नेक्स्ट ईयर 2021 में, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट था उसका, 30 एज उसकी हो जाएगी, उसके लिए वो लास्ट होप थी, लास्ट अटेम्प्ट था। अब नई चीज आ गई, ठीक है, तो उसके ऊपर वो बर्डन इंक्रीज हो जाएगा कि यार मेरा लास्ट अटेम्प्ट भी था, अब मेरे को मेहनत भी ज्यादा करनी है, मैं तो सिर्फ अभी तक बैंकिंग के पे ही फोकस कर रहा था, अब एसएससी वाला भी सिलेबस पढ़ना है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बर्डन है जो उस चीज का इंक्रीज हो सकता है। बाकी जो चीजें अभी क्लियर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या इसका लेवल रहेगा, ठीक है, जैसे ही गवर्नमेंट की आगे से कुछ और नोटिफिकेशन आएगी तो वहीं पे ये चीजें हमको पता लगेंगी। ठीक है, तो कोई और आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई कमेंट होगा, तो फिर जरूर हमें सजेस्ट कीजिए कि सर आप इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाइए। बाकी मिलते रहिए, ठीक है, और शेयर करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।